कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं ईश्वर आपके साथ एक नई सीरीज के साथ आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आपको दरअसल वो शुरुआत कराना चाहता हूँ जिसका प्रचार प्रसार मैं लगातार 3 दिन से कर रहा था। आज मैं आप उसकी शुरुआत करा रहा हूँ। देखिए मैं क्या क्या करा रहा हूँ आपको शुरुआत। ठीक है, मैं शुरुआत कराता हूँ। देखो, मैंने दरअसल एक वे बनाया हुआ है। क्या वे बनाया हुआ है कि आपको पता है ये जो 9th और ये 10th क्लास है, ये हमारे बेसिक का बहुत महत्वपूर्ण, हमारे बेसिक्स जो रहते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं बेसिक्स का मतलब रहता है हमारी जो प्राथमिक या हमारी जो नींव रहती है ना, ये बहुत मजबूत करती है 9th और 10th की क्लास। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 9th और 10th के जो सिलेबस में जो दिया रहता है, 9th और 10th के जो सिलेबस में दिया रहता है, एक्चुअल में वही हमको हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में, हमारी हर एक कंपटीशन एग्जाम में काम आता है। आफ्टर इसके बाद 12th की जो मैथ्स, ये जो 12th के बाद से जो विषय विशेषज्ञता वाली लग जाता है ना, वो मेरे हिसाब से कुछ हद तक हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में काम नहीं आता, लेकिन हमारे ज्ञान को बढ़ाता है वो। लेकिन जो फर्स्ट से लेकर 10th तक का जो स्टैंडर्ड रहता है ना, वो हमारे बेसिक्स का, हमारी पकड़ को मजबूत बनाता है। ठीक है ना, आप ये देखेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। मैं आपको ऐसा करता हूँ, एक के बाद एक मैं लेके चलता हूँ। मैं आपकी सारी चीज़ें, आज सारे डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि दरअसल हम कैसे कर। देखिए इधर दरअसल मैंने ये जो टी शर्ट पहनी, ये 84, इस लिखा 8 and 4, 84, 8 and 4 12। तो 84 की फाइट दरअसल यदि हमको करना है, यदि किसी भी एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स हो, हमको यदि 84 नंबर में पहुंचना है, तो यकीनन मानिए आपको मेरे साथ बहुत बहुत गहरी मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको अपने रात दिन अपने सपने एक करने, आपको रात दिन आपको सपने एक करने पड़ेंगे। आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई ऐसी करनी पड़ेगी कि एक सही वे में, एक सही डायरेक्शन में यदि आप पढ़ाई करेंगे तो दावे के साथ कह रहा हूँ ये 84 पार पाना बहुत ईजी रहेगा। बट बात ये है कि एक वे आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर बात है? चलिए, तो 9th और 10th से मैं आपको स्टार्ट इसलिए करा रहा हूँ कि 9th और 10th की जो NCERT है, ठीक है ना, नेशनल NCERT का अपना हमारा जो सिलेबस है, नेशनल करिकुलम एजुकेशन रिसर्च, NCERT, आपने NCERT का फुल फॉर्म पता है। तो ये जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, मैं दरअसल आपको ये बता रहा हूँ कि मैं जो चालू कर रहा हूँ वो मैं आपको चालू कर रहा हूँ NCERT का जो सिलेबस है। आपको पता है इसको बोला जाता है राष्ट्रीय, आपको इसका फुल फॉर्म पता है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। क्लियर हुआ? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCERT, ये इसका दरअसल ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो NCERT का जो सिलेबस है वो हमारे पूरे भारत में लागू होता है, पूरे भारत में लागू है। आपको पता है जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अभी हाल ही में 2020 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च की है संसद ने, उसमें कुछ परिवर्तन किया हुआ है, उसके बाद चालू हो जाएगा। अब ये जो भारत में लागू है, ये अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में लागू है। सबसे मुख्य बात ये है कि ये हिंदी प्लस इंग्लिश में लागू है, ठीक है ना। अच्छा, हिंदी प्लस इंग्लिश में लागू होने का काम ये है कि जैसे मान के चलो किसी राज्य की क्षेत्रीय भाषा है हमारे इंडिया में, है ना, इंडिया में हमारे, मान के चलो ये मैंने इंडिया का मैप बना दिया, ये बीच में हमारा MP है, यहाँ गुजरात है, ये साउथ के अपने स्टेट है, ये उत्तर भारत का मैदान है। तो आपको पता है कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हल्का राजस्थान है, पूरा का पूरा हमारा दिल्ली का जो क्षेत्र है, और ये वाला कुछ पार्ट है, ये बीच वाला जो मध्य भारत का पार्ट है, ये पूरा का पूरा हिंदी भाषी पार्ट है। तो यहाँ पर इसकी भाषा बोली हिंदी है,
इंग्लिश भी दे। साउथ में इंग्लिश, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मराठी इस तरीके की भाषा है। यहाँ पश्चिम में आओगे तो यहाँ गुजराती का अपना बोलबाला है, पूर्व में आओगे तो यहाँ बंगला का अपना परिभाषा है। लेकिन जो साउथ ईस्ट के या जो पूर्व के जो राज्य हैं, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, इनकी अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं, लेकिन इंग्लिश को प्राथमिकता देती है। यहाँ उत्तर सबसे पहले जम्मू कश्मीर में उर्दू भाषा उसकी राजकीय भाषा हुआ करती थी, लेकिन कुछ हद तक हिंदी भी बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी चलती है, गुरमुखी लिपि, और हरियाणा में हरियाणवी, लेकिन हिंदी का मिक्सअप पाया जाता है। कोरबी बोली भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा ही वो क्षेत्र है, उसके बाद बाहर हो जाता है। तो आप ये देखते हैं, तो ये जो NCERTs की जो बुक्स हैं वो अपने अपनी क्या हुआ है, क्षेत्रीय भाषा में भी पब्लिक होती हैं। जैसे कि मान के चलो, मैं यदि आपको बताऊं तो हमारे मध्य प्रदेश में जो है वो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद या MPCRT, उसको यदि अपन बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, MPCRT या मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद से हुई है। ठीक है, ठीक बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, इन बुक का तो इनका मुझे बताने का प्राथमिक उद्देश्य ये है, मैं आपको इसलिए मैंने आपको बताया कि ये भारत में इसलिए लागू होती हैं। अपन दरअसल क्या कर रहे हैं, NCERTs बुक से पढ़ना शुरू करा रहा हूँ मैं। NCERTs बुक से पढ़ाना शुरू क्यों करा रहा हूँ मैं, उसके आपको उद्देश्य, उसकी कुछ विशेषताएं और उसका मैं कुछ लिख के बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले जो आपको फ़ायदा होने वाला है वो क्या होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, फ़ायदे देखिए आप इसके क्या हैं। सबसे पहले तो जैसे मान के चलो, हमने कोई भी सब्जेक्ट, मैं पहले आपको देखो सब्जेक्ट चालू करा रहा हूँ। ये जो बेसिक्स प्राथमिक हैं उनमें मैं मुख्य विषय कौन कौन से रखूँगा, मैं आपको जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, एक मैं रखने वाला हूँ आपको इसमें गणित, एक मैं रखूँगा एक मुख्य मैं इसमें रखूँगा हल्का जर्नल इंग्लिश का अपना पार्ट रहेगा, ठीक है ना, इंग्लिश का, और एक इसमें रहेगा हमारा पूरा का पूरा सामान्य अध्ययन का पार्ट रहेगा इसमें, ठीक है ना। सामान्य अध्ययन में पढ़ा ही रहा हूँ NCERT की बुक्स में, ठीक है, सामान्य अध्ययन वाला, ठीक है। अब देखो, ये जो गणित का, इंग्लिश का और सामान्य अध्ययन का जब मिक्सअप होगा तो लगभग कोई सब्जेक्ट नहीं छूटेगा। अच्छा, गणित में क्या होगा, गणित में जो हम पढ़ेंगे NCERTs का, वो पढ़ेंगे हम सबसे पहले 9th की मैथ्स, ठीक है, 9th की मैथ्स पढ़ेंगे हम। फिर हम आ जाएंगे कहाँ पे, 10th की मैथ्स पे, ठीक है ना। 10th की मैथ्स में, यार एक मिनट, चलिए, थोड़ा सा कॉल आ गया था वीडियो बनाते समय। चलिए हम शुरुआत करते हैं वहीं से। तो जब हम ये पढ़ाई करेंगे 9th की मैथ्स और 10th की मैथ्स, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा तो मैं आपको उसमें डीप में बताऊँगा, ठीक। यही होगी हमारी कौन सी, प्राथमिक गणित, या इसी को हम बोलेंगे क्या, प्राथमिक गणित। समझ में आया आपको, ठीक। इंग्लिश में जनरल इंग्लिश है पूरी 9th और 10th की पूरी जनरल इंग्लिश है 9th और 10th में। जनरल इंग्लिश से मतलब है उसमें वोकेबलरी है, ग्रामर का अपना पार्ट है, कुछ उसमें अध्याय दिए हुए हैं, वो भी अपन रीड करते हुए चलेंगे। और सामान्य अध्ययन में हमारे पूरे के पूरे वो वाले टॉपिक चल जाएंगे जो GS/GK हमको GS/GK में काम आएंगे, हम वो वाले टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा आ जाएगा विज्ञान का अपना पार्ट। विज्ञान में हमारी उसमें तीनों के पार्ट आ जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, बायो, ठीक है, ये जुड़ जाएगी। फिर हम उसी का पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान, ठीक। सामाजिक विज्ञान में हमारे वही वाले 3 चैप्टर फिर जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएगा, अर्थशास्त्र, भूगोल और नागरिक शास्त्र, या जिसमें अर्थशास्त्र में भारत के अर्थशास्त्र, भूगोल में पूरा विश्व का और भारत का, नागरिक शास्त्र में भारत का संविधान, भारत के जो भी हैं वो सब जुड़ जाएंगे, ठीक। इसके बाद उसमें कुछ चैप्टर्स हैं, हिंदी का उसका पार्ट है अपना, हिंदी अपनी मातृ क्षेत्रीय भाषा है। फिर उसके कुछ पार्ट है हमारा, जैसे हिंदी संस्कृत हो गई हमारी, वो भी मैं पढ़ाऊँगा उसी पे, ठीक है। और उसके बाद हमारी कुछ इसमें कुछ उसमें कुछ चीज़ें और बचती हैं, तो फिर हम उसको डिस्कस करूँगा। इधर तक क्लियर हो गया। तो प्राथमिक अंक गणित में और इंग्लिश में और सामान्य अध्ययन का हम चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे, हम पहले मैथ से करेंगे, फिर हम धीरे धीरे इनको पढ़ना चालू करेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ
अब इधर मैंने फ़ायदा लिखा था, अब मैं बता रहा हूँ इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। देखो, सबसे पहला फ़ायदा ये है, वो व्यक्ति जो बिल्कुल जीरो से पढ़ शुरू कर रहा है उसके बेसिक्स मजबूत होंगे, ठीक है ना। जो जीरो से शुरुआत कर रहा है, जिसको कुछ नहीं पता है, वो ये समझ ले कि वो फिर से 9th में आ गया है और वो फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। जीरो से जब वो पढ़ाई शुरू करेगा तो उसका नॉलेज अलग रहेगा। देखो होता क्या है ना, हम शॉर्ट तरीके से पढ़ जरूर लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक हम पढ़ जरूर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में शॉर्ट ट्रिक याद रख पाना, हमारा दिमाग वहाँ इतना तेज़ फास्ट होता है कि भाई शॉर्ट निकालना, शॉर्ट तरीका हम अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, क्योंकि उतना याद रख पाना चाहिए नहीं। भाई मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बता दिया कि आप पी, भाई जैसे मान के चलो, मैं उदाहरण के स्वरूप आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको कोई साधारण ब्याज निकालना, आपको पता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये उसका क्या होता है फार्मूला, प्रिंसिपल टाइम रेट, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और इसमें जब आप रखते हो तो आपको मिल जाता है। शॉर्ट तरीका ये है कि जो भी आपका प्रिंसिपल रहेगा उसका RT% आप निकाल दो, RT% आप निकाल दोगे बटे 100 करोगे तो जो आपका ब्याज निकल के RT% मतलब वही है। ये चीज़ें तब आपको पूरे कंफर्म कब हो जाएंगी, जब आप ये जो है बेसिक्स पूरे पढ़ लोगे आराम से। क्लियर बात हो रही है आपको। एक तो ये फ़ायदा होगा आपके कि आपके बेसिक्स बहुत अच्छे मजबूत हो जाएंगे। अच्छा इधर में क्या होगा, मैं डीप में पढ़ाऊँगा मतलब क्या पढ़ाऊँगा कि जो 9th 10th की जो निकल के आते हैं चैप्टर वो वाले, वो डीप्स में पढ़ेंगे हम पूरा का पूरा, है ना। अच्छा, ये प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल नहीं है, ये 9th और 10th वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष पे फोकस है। वो जो पढ़ रहे हैं, चाहे वो 9th 10th के रेगुलर विद्यार्थी हों, प्राइवेट हों, रोजाना नहीं से पेपर दे रहे हों, चाहे ऐसे पेपर दे रहे हों, ओपन से पेपर दे रहे, कैसे भी दे रहे हों, गारंटी के साथ यदि वो इससे जुड़ेंगे, मैं डेफिनेटली उनका पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा। मेरा पहला उद्देश्य यही बताने का इसमें है कि मैं उनको ध्यान मद्देनजर पढ़ाऊंगा। उनके मद्देनजर में अपन देखेंगे तो 1 से 2 चीज़ें अपन वैसे ही कवर करते चलेंगे। क्लियर बात हुई। चलिए, इतना आपको क्लियर हो गया है। अब आता हूँ मैं आपको कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा, किस तरीके से पढ़ाऊँगा। और मैं आपको अब इधर से सीधा लिए चलता हूँ NCERT 9th और 10th की NCERT की बुक्स पे और उनके क्राइटेरिया पे। ठीक है, चलिए मैंने इतना बता दिया आपको। 84 नंबर के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और वैसे भी जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है वो यहाँ से बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए इधर पे मेरे पास 2 बुक्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए मेरे पास 2 बुक्स हैं, ठीक है। एक बुक्स है मेरे पास जो 9th की NCERT है, मध्य प्रदेश की, और एक मेरे पास है 10th की। और 9th और 10th दोनों का कॉम्बिनेशन मैं भी बताऊँगा। ये मैथ्स की, क्योंकि मैं मैथ्स चालू करा रहा हूँ पहले, ठीक है। फिर एक मेरे पास ये है प्राथमिक अंकगणित का बुक है, इसमें पूरे के पूरे वो चैप्टर्स दिए हुए हैं। अब मैं पढ़ के बता रहा हूँ ये जो प्राथमिक अंकगणित है वो कहाँ कहाँ काम आएगी, इसमें जो लिखा मतलब वो यूज। देखो, नवोदय विद्यालय परीक्षा में आपके घर में, आपके पड़ोस में, या आपके परिवार में जो भी मैं कहूँ आपके परिवार पड़ोस में जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो माता पिता, जो पालक नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रहा है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सैनिक स्कूल में परीक्षा दिला रहा है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी बालिका महाविद्यालय में हजारीबाग में प्रवेश परीक्षा दिला रहा है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। विद्यालय में राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून में करा रहा है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। रामकृष्ण मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति में करा रहा है, उसके लिए रहेगा। प्रतिभा खोज परीक्षा दिला रहा है, उसमें रहेगा। कर्मचारी चयन आयोग के लिए रहेगा। रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा। अब देखिए मेरी बात, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर हो, कोई भी ले लो आप, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर ले लो आप। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का मतलब ये हो जाएगा, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में अंदर लिख देता हूँ जो कंडक्ट कराता है कौन कौन। जैसे मान के चलो, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। इधर देखो, भारत में सबसे बड़ा प्रतियोगी परीक्षा कौन सा है, सबसे बड़ा विभाग कौन सा है? UPSC, जिसको आप बोलते हो संघ लोक सेवा आयोग। ये ठीक, संघ लोक सेवा आयोग ये है आयोग। आ गया क्लियर समझ में? इसके बाद आ जाता है कौन सा? SSC, इसको बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है ना, कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है ना। चलिए, कर्मचारी चयन आयोग के नीचे आ जाएंगे सारे के सारे स्टेट PCS, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, समझ में आया आपको? राज्य लोक सेवा में पूरा का पूरा क्या जाएगा भाई, चाहे वो MPPSC हो, चाहे वो UPPSC हो, ठीक है ना, चाहे वो RPSC हो, राजस्थान लोक सेवा आयोग, चाहे वो बिहार PCS हो, CGPCS हो, चाहे वो
उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, महाराष्ट्र पीसीएस हो, गुजरात, कोई भी पीसीएस हो, जहाँ जहाँ लैंग्वेज आएगी वहाँ वहाँ ये काम आएगा। जो लोक सेवा, इसके पास होता है एनडीए के कुछ जो यूपीएस कंडक्टर आता है, पर कुछ दिल्ली पुलिस के कुछ आते हैं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, ये हरियाणा का भी चलता रहता है, मैंने देखा हुआ है उस पर। राजस्थान पीसीएस का मैंने देखा है, राजस्थान। अब देखो इधर से जो एनडीए, दिल्ली पुलिस, हरियाणा, ठीक है। इसके बाद अच्छा इधर पे चाहे वो, अब मैं इधर पे नीचे लिख देता हूँ रेलवे, ठीक है। रेलवे में हमारा पूरा का पूरा हमारा ग्रुप डी क्लियर होगा, पूरा का पूरा एनटीपीसी, पूरा का पूरा रेलवे स्पेशल बोलूँ मैं आपको ना, रेलवे स्पेशल क्लियर हुई बात, इधर हो गया। इसके बाद आ जाओ इधर व्यापम स्पेशल में, व्यापम पे चाहे वो एमपी पुलिस हो, चाहे वो एमपी एसआई हो, चाहे वो एमपी का कोई भी ग्रुप 5 हो, ग्रुप 4 हो, ग्रुप 3 हो, सब ग्रुप 2 हो, ग्रुप 1 हो, एमपी, यहाँ तक कि जहाँ से भी प्रतियोगी परीक्षा में गणित आ रही है, तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, मेरी दीदियों, आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, कहीं भी मैथ्स आएगी, प्रतियोगी मैथ्स हमेशा अंक गणित पूछी जाती है, और हमेशा अंक गणित का जो मिक्सअप होता है वो एडवांस गणित से होता है। एडवांस गणित अपन जिसको बोलते हैं, एडवांस गणित में कौन से चैप्टर चालू होते हैं? रेखा कोण में क्या चालू हो जाएगा? व्रत चालू होगा, व्रत की प्रमेय चालू हो जाएंगी, चतुर्भुज की प्रमेय चालू हो जाएंगी, ट्रिग्नोमेट्री है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, प्रायिकता है, ये सारे के सारे चैप्टर है ना। हमारा अलजेब्रा है, एक चर वाले समीकरण है, बहुपद है, ये सारे चैप्टर एडवांस मैथ्स में आएंगे पूरे के पूरे। आपके अल्फा है, अल्फा बीटा गामा है, ये सारे चैप्टर भाई, लॉग है एडवांस मैथ्स में। ये जो अंक गणित के चैप्टर है, चाहे वो संख्या पद्धति हो, एलसीएम एससीएम, मैं अभी बता रहा हूँ, वो भी मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन में यहाँ तक कि यूपीएससी का भी ये क्वेश्चन होता है जिसमें आपको तर्क बुद्धि है, थोड़ा एमपीपीएससी का होता है, वो जो एग्जाम होता है वहाँ पे हल्की मैथ्स आती है, वहाँ पे जो अर्थमेटिक मैथ्स आती है, चाहे एमपीपीएससी का प्री दे लेना, चाहे यूपीएससी का प्री देना, सी सेट में या वो जो रहता है उसमें 2 से 5 क्वेश्चन डलते हैं, मतलब जो भी डलते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता रहता है ये चीज़ को। यहाँ पे अब मेरी बात देखिए, यहाँ के कोई भी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराएगा, क्वेश्चन का स्तर थोड़ा हार्ड होगा, स्लो होगा, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा। कैसा क्वेश्चन? मान के चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देखो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ मैं, जैसे मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, वह कौन सी संख्या है, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, वह सबसे पूर्ण संख्या कौन सी है, वह कौन सी अभाज्य संख्या कौन सी है, सहअभाज्य संख्या कौन सी है, निम्नलिखित में से लघुत्तम महत्तम सामर्थ्य निकालिए। या क्वेश्चन ये आ जाए प्रतिशत का कि भाई कोई धनराशि है 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, उसका साधारण ब्याज बताइए। कोई धनराशि इतने वर्ष में इतनी हो जाती है तो उसका मूलधन क्या होगा। या मैं आपको समय दूरी बताऊं कि एक रेलगाड़ी जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल के आ रही है, 4 घंटे में इतनी दूरी तय करेगी, उसकी अन्य दूरी याद कीजिए। 2 रेलगाड़ियाँ जब आपस में जाती हैं, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। औसत से क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति किसी ग्रुप में शामिल हो जाता है तो औसत भार बताइए। तो ये क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं है कि भाई व्यापम में अलग पूछेगा, नहीं बिल्कुल भूल में है आप। एक सही क्वेश्चन रहता है, हर कहीं क्वेश्चन का स्तर एक सा रहता है। और भाई साहब जैसे मान के चलो मैं जीएस पढ़ा रहा हूँ, समझना मेरी बात। अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको बताया भाई हुमायूं, भाई बाबर के 4 बेटे हुए, हुमायूं, कामरान, अस्कर, हिंदाल। तो हर एग्जाम में हुमायूं के 4 ही लड़के रहेंगे ना, ऐसा तो होगा नहीं कि यूपीएससी ने 2 बता दिए हों, व्यापम ने 1 बता दिया हुआ। ये भ्रांतियां हैं, ये सबसे ज़्यादा भ्रांतियां लेके बैठे हैं लोग कि भाई ये इसको लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए, सब्जेक्ट पे कमांड बनाएंगे, हर एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। और उसकी नींव कहाँ रखाएगी? उसकी नींव रखाएगी ये 9th 10th की एनसीईआरटीज़ की, जब आप बेसिक से पढ़ेंगे। हमारी गलतियाँ यही हैं, हम अब तक यही करके आए, केवल पास होने के लिए हमने पढ़ा है। यही कारण है कि अब जाकर हमको यहाँ कठोर परिश्रम करना पड़ रहा है। यदि तब जाकर हम एनसीईआरटीज़ की बुक्स पे फोकस करते, तब जाकर ये सब नियम सीख लेते, तो आज भावी भविष्य में हम कहीं ना कहीं सेटल हुए होते और मैं आपके सामने इधर पढ़ा नहीं रहा होता, मैं भी कहीं हो गया होगा। क्योंकि मेरा भी कुछ कम नंबर से मेरा सिलेक्शन रुका है, तो वह हृदय में जो पीड़ा मेरे होती है वो अभी भी मैं आपके सामने बता रहा हूँ। मैं
मैं भूख से व्याकुल हूँ कि मेरा सिलेक्शन कब होगा। वो जो हमारी लाइफ इतनी बड़ी ज़रूर है, लेकिन हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि बार बार धोखा खाएं और एक्सपेरिमेंट करते रहें। तो ये किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि आप केवल उससे सीख लो, उसकी गलतियों से सीख लो जो अनुभवी व्यक्ति करके आया है, नहीं तो आपका जीवन बहुत गर्त में जाने वाला है। तो मैं आपको वो वास्तविकता से अवगत करा रहा हूँ। जो समझदार व्यक्ति हैं वो समझ जाएंगे, और जो नहीं है तो आप भारत में इंडियन संविधान 26 जनवरी 1950 के अनुसार आर्टिकल 19 सभी व्यक्ति की आज़ादी और आर्टिकल 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता। बढ़िया जीवन जिए, पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए। सिलेक्शन आपका होगा, दूसरे का नहीं होगा। मेहनत आपको करनी है। और यदि आपकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा हो तो बढ़िया आप बेहतरीन सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वहाँ 2-4 रिट लगवाएं कि देखिए महोदय, दरअसल ये ईश्वर जी हमारी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, हमको पढ़ाई पे फोर्स कर रहे हैं, तो इन पे कुछ लगाम भी लगाया। ऐसा कोई यदि इस तरीके की बातें मत करिएगा, क्षमा चाहूँगा मैं, नहीं तो आप मुझे देशद्रोही घोषित कर दो, क्रांतिकारी। मैंने केवल बता दिया है भाई, समझने वाले आप समझदार हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से सब कुछ आता है, समझने वाले चीज़ें, और मैं ज़्यादा आपको नहीं समझा सकता। इतने जितने भी मैंने यहाँ एग्ज़ाम लिखे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वो सब क्लियर नहीं कराया ना। और ऐसा नहीं है कि हवा हवा में बताया, मैं विथ उसके बताऊँगा कि इस डेट में ये क्वेश्चन इधर से निकला और वो इससे आया है। अब देखो, हमारे जो कैरियर विजन है, हमारे कैरियर विजन पे आदेश सर मैथ्स पढ़ाते हैं। तो वो मैथ्स पढ़ाते हैं किस कौन सी, बहुत सारी, चाहे वो राकेश यादव की, उनके पास राकेश यादव की है मैथ्स की कितने पब्लिकेशन चल रहे हैं। देखो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। सबसे पहले मैथ्स का एक पब्लिकेशन आता है, कौन सा, एनसीईआरटी का एक पब्लिकेशन भी आता है। फिर एसएससी के लिए एक बुक आती है जिसको बोलते हैं किरण पब्लिकेशन की। एसएससी के लिए उसी के एक राकेश यादव जी की एक बुक आती है मैथ्स की, महाभारत, जिसमें इतना वॉल्यूम लिखा है, 35 क्वेश्चन उसमें दिए हैं। एक बुक आती है किसकी, RS अग्रवाल की, ठीक है, अग्रवाल की, ठीक है ना। एक बुक आती है मैथ्स की किसकी, शारदा पब्लिकेशन की, ठीक है ना, वो भी बढ़िया है, शारदा पब्लिकेशन की। एक मैथ्स की बुक आती है किसकी, एक द प्लेटफॉर्म की सीरीज लागू हुई है, द प्लेटफॉर्म, FROM, ठीक है ना, वो वाली। द प्लेटफॉर्म की बहुत सारे वॉल्यूम निकले, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वो बहुत अच्छी, क्लियर बात हुई। फिर इसके बाद, इसके इतनों के बाद, जहाँ तक मेरे हिसाब से राकेश, RS अग्रवाल, शारदा, द प्लेटफॉर्म, किरण, NCERT। फिर इधर के बाद मैथ्स की, मेरे हिसाब से मैथ्स की फिर बहुत अच्छी मार्केट में यदि कोई बुक है तो उसके राइटर आप देख लेना इंटरनेट पे, वो तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन ये जो बुक है वो ट्रेंड में चल रही है, सारे लोगों के पास ये तो रहती हैं। और इनमें से सारी पब्लिकेशन मेरे पास है, हर एक पब्लिकेशन मेरे पास है। मैं अभी उसकी झलक आपको दिखाने वाला हूँ, क्लियर हुई बात। और उन सब का मिक्सअप कैसे होकर बना है, पूरा का पूरा NCERT के बेस पर मिला हुआ है। कैसे, अभी मैं आपको जब डिस्क्रिप्शन में वो बताऊँगा तो आप समझ जाओगे कि कैसे है, क्योंकि वही की वही चालू होती है, टाइटल वही है, बस थोड़ा सा नियम दूसरे लगा दिए भाई। अरे राकेश सर बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, SSC के उनको गूढ़ नॉलेज है, शॉर्ट ट्रिक निकाल दिया है, उनका नाम चल रहा है, उनका प्लेटफॉर्म का नाम चल रहा है, जो है। तो वो जो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं तो बेसिकली उन पे लोग जाएंगे। हम दरअसल क्या है, नए उतरे लोगों ने अभी नया पढ़ना स्टार्ट किया है, लेकिन हम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है। नाम ही काफ़ी नहीं है भाई, जज्बा होना चाहिए, अंदर जज्बा होना चाहिए। जज्बा जब तक नहीं रहेगा ना, दुनिया में कहीं भी पहुंच जाओ, अंतरात्मा में जब तक आपकी पुकार नहीं आएगी, दुनिया का कोई टीचर पढ़ा ले, स्वयं माँ सरस्वती ब्रह्मा जी भी आपको पढ़ा देंगे ना, तो भी आपकी बुद्धि में नहीं घुसेगा, क्योंकि अंतरात्मा जब तक कहीं नहीं रहेगी कि हम सीख लें पढ़ने को। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो मैं दरअसल आपको ये शुरुआत करा रहा था, मैं आपको शुरुआत कराऊंगा प्राथमिक अंकगणित से, और उसमें बिल्कुल बेसिक 0 से टॉप लेवल तक मैं आपको लेके चलूँगा। ठीक है, अब मैं आपको दरअसल इसका कंटेंट बता रहा हूँ, आप चाहे तो खरीद भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में बताऊँगा इधर पे जो भी रहेगा। कैसा कि मान के चलो, जैसे मान के चलो, मैं आपको शुरुआत कराता हूँ इसकी। ठीक है, इस बुक के कंटेंट की मैं इसकी वो भी उस पर भी डालूँगा, बट मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, चलो देखो,
सबसे पहले जब जो प्राथमिक अंकगणित हमारा शुरू होगा, या जिसको हम बोलेंगे प्राथमिक अंकगणित, ठीक है ना। अब प्राथमिक अंकगणित से आप समझ पा रहे हो पूरा का पूरा अंकगणित का ये मिक्सअप रहेगा, इसमें पूरा का पूरा अंकगणित का मिक्सअप रहेगा। क्लियर हुई बात आप लोगों को? यहाँ पे चलो मार्कर बदल लेता हूँ, शायद इसकी इंक खत्म हो गई है, इसको अपन अभी देखते हैं, इसमें इंक डालनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। चलो ये मेरे पास एक और है रेड। चलो तो प्राथमिक अंकगणित में सबसे पहले के पहले क्या चालू होगा इसमें? संख्या पद्धति। क्या चालू होगा इसमें? पूरी की पूरी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति चालू होगी तो इसमें पूरी की पूरी संख्याएं आ जाएंगी। कैसे आएंगी संख्याएं? संख्याएं जाएंगी प्राकृत, सम, विषम, ठीक है ना, अभाज्य, भाज्य, गुणनखंड, अभाज्य संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है ना, पूरी के पूरे दशमलव, न दशमलव, इस तरीके की पूरी संख्या आ जाएंगी, ठीक। और अंक में कौन से चलेंगे? पूरी की पूरी संख्या पद्धति 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 जो नंबर रहेंगे वो पूरी की पूरी संख्या पद्धति में आ जाएगा। संख्या पद्धति के बाद नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पर डिस्कशन होगा वो काय पे होगा? LCM और HCF, मतलब लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं इससे। कैसे कि मान के चलो कोई संख्या दे दी आपको, मान के चलिए दे दी आपको, मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन से बता रहा हूँ, हल्के से क्वेश्चन से बता रहा हूँ। जैसे इधर लिखा है 15 और इधर लिखा है 25, ये दो संख्या हैं और एक इनमें से ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को काट रही है, वो क्या है? 5। 5 या 15, 5 25, तो ये 5 दरअसल इन दोनों का हो जाएगा SCF, बड़े से बड़ा फैक्टर जो इन दोनों को विभाजित करे, हो जाएगा 5 इसका SCF। अब एक ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या देख लीजिए जो 15 से भी विभाजित हो जाए, 25 से भी हो जाए। अब देखो 25 एक ऐसी संख्या है जिसमें 25 से भाग जाएगा, 15 से नहीं जाएगा। 25 दूनी 50, 15 से नहीं जाएगा। 60 करेंगे तो भी नहीं जा रहा। तो हम क्या करते थे बचपन में? एक डिब्बा वाली मेथड बनाते थे, इधर लिखते थे 15 25 और उनका डिब्बा बना के फिर उनका निकालते थे। 5 से देंगे, 5 या 15, 5 25, तो 3 बार अब तो भाग जाएगा, उसी से जाएगा। 3 एकम 3 बचा 5 और 5 एकम 5, तो इधर आ गया 1 और 5 या 15, 15 75 आ गया। क्लियर हुआ? तो 75 में बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो 15 से 15 से काटेंगे अपन तो 15 75, और 25 को 75 को 25 से काटेंगे तो 25 या 75 कट गया पूरी बार। तो 75 वो संख्या हो गई इसकी, क्या? इसका हो गया LCM लघुत्तम, और 5 क्या हो गया इसका? HCF। तो LCM HCF का ये वाला चैप्टर में झलक बस बताई थी मैंने, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जब हम चलेंगे LCM HCF के बाद इसमें एक चैप्टर दिया है, वो दिया है भिन्न का। क्या दिया है? भिन्न का। भिन्न दिया है, आप भिन्न को जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, FRAC। फ्रैक्शन मतलब क्या होगा? फ्रैक्शन मैंने भी पढ़ाया हुआ है, जो मेरे पास जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए कोचिंग, उनको मैंने फ्रैक्शन पढ़ाई हुई बहुत अच्छे से मैंने उनको फ्रैक्शन पढ़ाई हुई है, और उन्होंने बताई भी हुई है कि भाई फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। ओह माय गॉड, साले मच्छर। ठीक, चलो आगे चलते हैं। फ्रैक्शन समझ में आ रहा? फ्रैक्शन के भी दो प्रकार होते हैं। फ्रैक्शन में क्या होती हैं? एक होती है हमारी समभिन्न, ठीक है ना, एक होती है हमारी विषम भिन्न, ठीक है ना, विषम भिन्न, ठीक है। फिर एक होती है हमारी, है ना, ये हो जाएंगे। भिन्न के दो टाइप होते हैं। भिन्न के टाइप होते हैं साधारण भिन्न और एक होता है मिश्र भिन्न। समझ में आ गया आपको? साधारण भिन्न और मिश्र भिन्न। साधारण भिन्न वो वाली भिन्न होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी रहती हैं। मिश्र भिन्न ऐसी रहती है जैसे लिखा है 1/2। अपन इसको साधारण भिन्न बनाना 2 एकम 2 और 1 3/2, ये हो जाएगा। इसको बोलेंगे अपन मिश्र भिन्न। साधारण भिन्न जो P/Q में रहेगा, जिसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन ये रहती है। अब ये P को बोलेंगे हम क्या? अंश, और Q को क्या बोलेंगे हम? हर। समझ में आ गया? ये सारी की सारी डिस्कशन कहाँ होगा? इसमें। अब इसी में क्या होगा? एक डिस्कशन इसमें होगा एक दशमलव भिन्न का, ठीक, दशमलव फ्रैक्शन का, दशमलव भिन्न जिसको हम बोलते हैं। दशमलव भिन्न में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी। दशमलव भिन्न में आ जाएंगी 0 पॉइंट वाली, जो भी रहता है। पॉइंट कैसे दिया जाता है? कैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने के चलो मैंने इधर लिखा है 0.33333 लिखा। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। कहाँ में मैंने लिख दिया 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार लगा, बार को हटाओ, शॉर्ट बता रहा हूँ।
3 लिखो, इसके एक बार हटाया तो उतने 9 लगा दो, इसको काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आ गया 1/3 आ गया 1/3। अब ये अंश है, ये हर है, हमने बचपन से ही ये भाग विधि पढ़ी हुई है, भाग विधि पढ़ी हुई है कि हम अंश को उठाएंगे और काय से भाग देना चालू करेंगे, हर से भाग देना चालू करेंगे। हर से जब हम भाग देना चालू करेंगे तो हर कितना है 3, 3 हर है, एक क्या है अंश है, भाग नहीं जा रहा, लगा दिया दशमलव, दशमलव लग गया तो इधर बढ़ गया 0, 3 तिया 9, कितना बचा 1, दशमलव लगा 1, भाग नहीं जा रहा तो 1 और 0, 1 और 0 तो 3 तिया 9, और ये भाग जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा कब तक, जब तक, क्योंकि ये तो भाई आप इसको हम बोलते हैं क्या, इर्रेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या जिसका प्रसार बढ़ता ही जा रहा है। तो हमने क्या किया, ये बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमने क्या किया, इसको हल्का सा डिस्टेंस किया और हमने इसमें से माइनस कर दिया और हमने फिर लिख दिया कितना 0.12। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ डिस्कशन हुई है, ठीक है। 1 मिनट रुकना, मैं उसमें इंक डालूं, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, इंक डालूं, पेन चल नहीं रहा है थोड़ा सा। चलिए ठीक है, मैंने इसमें वो भर लिया, इंक भर लिए। अब चलते हैं अपन कहाँ, आगे। ये समझ में आ गया आपको साधारण भिन्न वाला चैप्टर, ठीक है। इधर तक मेरे समझता हूँ, इधर तक आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपन आगे, अपन अब आगे चलेंगे तो दशमलव भिन्न मैंने बता दिया। फिर इधर में अपन पढ़ेंगे 4th नंबर पे, क्या पढ़ेंगे हम इसमें पढ़ेंगे 4th नंबर पे क्या, एक एक नियम, क्या पढ़ेंगे, एक एक नियम। अच्छा एक एक नियम क्या कहता है, एक एक नियम ये कहता है, जैसे मान के चलो एक एक नियम का मैं एग्जांपल यदि आपको देके बताऊं तो ऐसे दे दूं, जैसे 5 रुपए में 10 टॉफी आती हैं तो 10 रुपए में कितने टॉफी आएंगी, x टॉफी आएंगी। ये एक एक नियम है, x का कर दो पक्षांतर कर दो आप, 10 × 10 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, 5 से 2 बार 10 दूनी 20। अब देखो कैसे, 5 में कितना जाएगा हमारा, 10 से 10 ऊपर, 5 से 5 का 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 रुपए की 10 टॉफी, तो 10 रुपए की कितनी टॉफी, यदि 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। ये जो एक एक नियम है ये करता है हमारा, मान के चलो मैंने आपसे बोला कि भाई 2 रुपए की 10 टॉफी आ रही हैं तो 5 रुपए की कितनी टॉफी आएंगी, x टॉफी आएंगी। नीचे रुपए के नीचे रुपए, संख्या के नीचे संख्या, 10 × 5 बटे 2, 2 से 5 बार 25, कितनी टॉफी जाएंगी 25, नहीं हमें पता है 2 की कितनी टॉफी आ रही है 10, तो 5 की कितनी आ जाएंगी सीधा, 2 की 10 तो 5 की कितनी आ जाएंगी, 2 रुपए की कितनी आ रही हैं, 10 टॉफियाँ आ रही हैं। तो अब देखिए मेरे, मैं दरअसल आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक एक हम पढ़ेंगे, एक एक नियम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि मान के चलो मैंने आपको बोला भाई 2 रुपए की कितनी टॉफी आ रही है, 10 टॉफी आ रही है, तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि भाई 1 रुपए की कितनी टॉफी आ रही है। इधर से सीधा पता चल रहा है 2 रुपए की 10 आ रही है, तो 2 रुपए का नीचे अपन गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 रुपए की कितनी आएंगी, 5 आएंगी, और उसमें अपन कर देंगे गुणा किसका, 2 रुपए की 10 टॉफी आ रही है, तो हम बोलेंगे 5 रुपए की कितनी टॉफी आएंगी, तो हमने क्या किया 2/10 और गुणा का कर दिया 5 का, तो 2 से कट जाएगा कितनी, 2 × 10 55, 25, तो कितनी आ जाएंगी 5 रुपए की 25 टॉफी आ जाएंगी। ये एक एक नियम कहलाता है। इस तरीके के कोई भी सवाल रहेंगे हमारा, क्योंकि जब 1 रुपए की 5 टॉफी तो 5 रुपए की 25 टॉफी, क्लियर होगा। मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको देख के बताया था, तो एक एक नियम उसमें दिया हुआ है, तो अपन एक एक नियम पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे हल्की, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे अपन, आगे जब अपन चलेंगे तो अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, आगे अपन जब चलेंगे तो आगे अपन पढ़ेंगे क्या, घातांक और करणी। क्या पढ़ेंगे अपन, घातांक और करणी, घातांक और करणी पढ़ेंगे। घातांक करणी को बोलते हैं सैड्स एंड इंडी, सैड्स रूट, सैड्स बोलते हैं उसको दरअसल घातांक करणी का। घातांक करणी के कुछ नियम रहते हैं। कैसे नियम रहते हैं, आपने पहली क्लास में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, यदि a की पावर m हो या a की पावर n हो, घातें गुणा में हो तो जुड़ जाती हैं, घातें यदि गुणा में हो तो क्या हो जाएगी, a की पावर m + n हो जाएगी, यदि घात भाग में हो तो घट जाएगी। और इस तरीके के जो नियम रहते हैं हमारे जुड़ जाते हैं, घातें यदि गुणा में हो तो जुड़ जाते हैं। इस तरीके के जो नियम a की पावर m तो a की पावर n, इस तरीके के जो एक एक नियम हमारे लगते हैं वो सारे जो करणी घातांक वाले लगते हैं। जैसे मान के चलो हमारा लिखा हुआ है 2 की घात 5, 2 की घात 5 लिखा है, तो ये यही तो लिखा है a की पावर m, ये लिखा है a की पावर m, या a हमारा हो गया 2, m हो गया हमारा पावर। अब इसको जब हम प्रसार करेंगे तो क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 × 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 2 की घात 5 का मान कितना आएगा 32। और इसमें यहाँ लिखा रहता है यदि a की पावर m हो और पूरे की पावर n हो, आधार समान में घातों का क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है। कैसे हो जाता है, लिया हुआ है 2 की घात 5 पूरे की घात 2, तो ये हो जाएगा 2 की घात कितना, 2 की घात 5 दूनी 10। अब इसका अपन प्रसार करके देखें, 2 की घात 5 का मान अभी बताया कितना है 32, और 32 के ऊपर क्या लगा 2, और 32 का 32 में इंटू कर लीजिए, 32 का 32 में इंटू कर लोगे आप। अब इधर मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, देखो 32 में 32 में बड़ा आ रहा है, तो 32 का वर्ग में बता दे रहा हूँ आपको, 32 में 2 पार्ट में बना देती है। पहले कीजिए 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ आपको लेना है इकाई और दहाई के 2 अंक, फिर अब स्ट्रेट आओ, फिर 3 का वर्ग करो, फिर 3 का वर्ग करोगे तो 9, इधर एक ही अंक लेना है आपको, इधर इकाई दहाई किस लिए लेना है, क्योंकि हमको इकाई और दहाई के 2 अंक लेना है। पहले हमने क्या किया 2 का वर्ग किया, फिर हमने क्या किया 3 का वर्ग किया पहले स्टेप में, फिर हमने क्या लगाया इधर 0, क्योंकि इस इकाई को छोड़ के रखना। अब क्या करो 3 का 2 में गुणा करो, 3 दूनी 6 और 6 का क्या कर दो 2 गुना, कितना हो जाएगा 12, और उस 12 को उठाकर यहाँ लिख दो, 4 2 9 1 10, कितना जाएगा 10 से 24, इतना ही आएगा। और 2 की घात 10 का मान कितना आता है 10 से 24, गुणा करके देख लेना इतना ही आएगा, तो इसका मान कितना जाएगा 10 से 24। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, a की पावर m × a की पावर n रहेगा तो क्या होगा, घातों का गुणा हो जाएगा, घातों का सीधा जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 की घात 10, और 2 की घात 10 का मान कितना जाएगा 1024, क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं, घातांक करनी मैंने अभी मैं केवल आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, बाकी पढ़ाऊंगा चैप्टर तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ओवरव्यू मैंने इसलिए देने का उद्देश्य केवल ये है कि आपको थोड़ा ये तो पता चले जैसे पढ़ने पढ़ाने की क्रिया में होगा क्या, नहीं तो पता चलो ये भाई अच्छी भाई चल रहा हो कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए फिर आएगा राशियों की तुलना, 6वें नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, राशियों की तुलना। अच्छा ये राशियों की तुलना क्या करना चलेंगे, राशियों की तुलना में हम बोलेंगे, राशियों की तुलना में हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या अनुपात, अनुपात के बाद हम पढ़ेंगे क्या समानुपात। समानुपात मतलब क्या होगा, अनुपात को बोलते हैं रेशियो, क्या बोलते हैं रेशियो, समानुपात को क्या बोलते हैं रेशियो प्रपोर्शन, है ना। समानुपात कैसे, आपने देखा होगा कुछ राशियां होती हैं, जैसे मान के चलो मैं आपको बताऊं कुछ राशि है, कैसी राशियां हैं ये जो अनुपात और समानुपात के चैप्टर्स हैं वो ये होते हैं कि भाई आपने इन राशियों की सबसे अच्छी मैं आपको अनुपात समानुपात का जब मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान के चलो
कि अनुपात और समानुपात हर कहीं मैथ्स में ज्यादातर अनुपात समानुपात का ही चैप्टर लगता है। कैसे लगता है, मान के चलो मैंने आपसे एक क्वेश्चन बोला, मैंने बोला भाई यदि 1 मिनट में, मैंने बोला 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मैंने बोला आपसे, मैंने बोला भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, हमने बना 1 सेकंड होंगे, कर दिया हमने, इस बराबर के साइन को हटा दिया, इसमें लगा दिया बटे का साइन और बीच में लगा दिया बराबर का साइन। बराबर की तुलना बराबर की चीजों में, गणित में हमेशा यही चीज होती है, बराबर की तुलना बराबर की चीजों में। ये x है, सेकंड से सेकंड काट लो, मिनट से मिनट काट लो, x का पक्षांतर करो, x का आपने पक्षांतर कर दिया तो ये 60 जो भाग में था ऊपर जाएगा तो गुणा में 60 × 60, और ये जो एक काय में था गुणा में, ऊपर गुणा में था नीचे आएगा तो भाग में, 60 का 60 में किया तो 6 × 36 और 2 शून्य लगा दो तो कितने सेकंड आ गए, 3600 सेकंड आ गए, आ गया। ये कैसे हुआ, अनुपात समानुपात से हुआ। एक और क्वेश्चन देखो, कैसे देखो, मान के चलो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो राशियों की तुलना होती है ना, वो कैसे होती है। देखो ये जो अनुपात और समानुपात का चैप्टर है ये राशियों पर डिपेंड रहता है कि आपने ये देखा है, मैंने आपसे बोला यदि एक व्यक्ति की 75 किलोमीटर की चाल रहे, 75 किलोमीटर प्रति आवर की घंटे से वो चाल करे तो कितनी दूरी तय करेगा, 40 किलोमीटर तय करेगा। क्या करेगा, अब देखो मेरे भाई 75 किलोमीटर प्रति घंटे की यदि वो चाल से चले तो वो कोई दूरी मुझे नहीं पता, वो कोई दूरी रहेगी, कोई दूरी को कितने घंटे में तय कर लेगा, 3 घंटे में तय कर लेगा, यदि 75 की चाल चलेगा। अब मेरी बात ध्यान से देखना इधर, यदि 75 की से चलेगा तो 3 घंटे में तय करेगा, यदि 75 से बढ़ा ले, मैं बोलूँ 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगा तो ये टाइम कम जाएगा, कितना कम जाएगा, मैं बोलूँगा भाई 2.5 घंटे में तय करेगा। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि चाल बढ़ी तो समय अपने आप क्या हो जाएगा, कम जाएगा। यदि ये 75 किलोमीटर से थोड़ा भी कम हुआ, 50 किलोमीटर पे आएगा ना मेरे भाई, तो ये जो समय होगा ये बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, मैं बोलूँ हो सकता है भाई 3.5 घंटे हो जाए, कितने हो जाएगा, 3.5 घंटे हो जाएगा। अच्छा 3.5 घंटे हो जाएगा तो होगा क्या भाई, चाल में क्या आई, गिरावट आई, समय में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, या इसको बोलते हैं एक राशि के बढ़ने पर दूसरी का घटना, दूसरी के घटने पर तीसरा बढ़ना। ये सारी की सारी जो राशियों की तुलना हम करेंगे वो अनुपात समानुपात के चैप्टर में ही करेंगे और एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इधर तक का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इधर तक के बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ले चलता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ इधर तक, यदि आपको समझ में आ गया होगा तो मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। इतना देख लीजिएगा, इसको लाइक शेयर कर लीजिएगा, जो भी डाउट्स आएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। क्लियर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो